फंसा है मासूम आर्यन। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। बार बार प्रयास के बावजूद भी नहीं मिल पा रही सफलता। अब फाइलिंग मशीन के जरिए खुदाई का काम शुरू हुआ है। तो आर्यन को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है। बार बार प्रयास के बावजूद भी सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब फाइलिंग मशीन मौके पर लाई गई है और अब उसके जरिए खुदाई की जा रही है। हम आपको ये 4 तस्वीरें इस वक्त घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जहां पर ये फाइलिंग मशीन है जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो इस वक्त वहां पर पैरेलली एक गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसके जरिए सुरंग के जरिए आर्यन को बचाया जा सके। इससे पहले जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदा गया, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई। रात भर ये ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 दिन बीत चुके हैं, 41 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये है वो फाइलिंग मशीन, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जिसे लाया गया है गांव में। बहुत मुश्किलों से इस मशीन को गांव में लाया गया है ताकि यहां से एक नया पैरेलल गड्ढा खोदा जाए, जो आर्यन को बचाने में एक सफलता मिल पाए। तो ये है वो फाइलिंग मशीन जिसके जरिए इस गड्ढे को खोदा जा रहा है और पूरी तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं कोई मिट्टी नीचे ना खिसक जाए, जिसके चलते ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल ना हो जाए। एनडीआरएफ की टीम लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन 150 फीट गहरा ये बोरवेल था जिसमें जाकर मासूम आर्यन फंसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस कड़ाके की ठंड के बीच में लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। अब फाइलिंग मशीन के जरिए गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि आर्यन को बाहर निकाला जा सके। और क्योंकि सांसद मुरारी लाल मीणा भी वहां पर पहुंचे और इसी के साथ ही विधायक किरोड़ी लाल मीणा भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए वहां पहुंचे और लगातार अपडेट ले रहे हैं। जनप्रतिनिधि लगातार परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। हालांकि आर्यन बच जाए, यही सभी की उम्मीद है। प्रयास जारी आपकी जानकारी में है कि पता लगते ही प्रशासन यहाँ पहुंच गया, गांव के लोग भी पहुंच गए और यहाँ पहले जेसीबी फिर एलएनटी और एक फायरिंग मशीन लाई गई है और 1 मीटर की नज़दीकी से जो ओपन बोर है वहाँ पर ये ड्रिल करेगी और बिल्कुल शॉर्टेस्ट टाइम में, हम ऐसा कहा जा रहा है कि 2-3 घंटे में वो टारगेट पर पहुंच जाएगी। कालीघाट बोरवेल हादसा का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन अब उम्मीद जगी है कि आर्यन को आज बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी की मशीन, फाइलिंग मशीन का काम शुरू हो गया है। रात को ही इस मशीन का काम शुरू कर दिया गया था और ये मशीन एक कोई नुमा एक खुदाई कर रही है और बोरवेल के जस्ट पास में ही ये खुदाई का काम किया जा रहा है। ऐसे में बोरवेल से करीब 5 फीट दूरी के पर ये फाइलिंग मशीन का काम किया जा रहा है। अब इस पूरी मशीन को हम बात करें तो करीब 1 घंटे में 20 फीट की ये खुदाई करती है। अब तक करीब 100 फीट की ये खुदाई कर चुकी है और संभावना है कि दोपहर तक ये खुदाई का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद में इसमें पाइप लगाए जाएंगे। ये जो कुई बनाई जा रही है, बड़ा बोरवेल कह सकते हैं, इसमें पाइप लगाए जाएंगे और उसके बाद में एनडीआरएफ के जवान इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर वो अंदर जाएंगे। फिर उसके बाद में टनल बनाई जाएगी। बोरवेल से लेकर तो ये कुई बनाई जा रही है, यहाँ तक एक टनल बनाई जाएगी। उस टनल की प्रक्रिया में टाइम लगेगा, यानी कुल कहा जा सकता है कि आज शाम तक यह ऑपरेशन सफल हो जाएगा। पिछले 3 दिन से एनडीआरएफ के जवान लगातार प्रयास कर रहे थे जो आर्यन है उसे बाहर निकालने के लिए और काफी प्रयास किए, लेकिन हर प्रयास विफल हुआ। और अब आपदा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की पहल पर ये फाइलिंग मशीन यहाँ घटना स्थल पर बुलाई गई है और अब इस फाइलिंग मशीन के जरिए यहाँ पर खुदाई का काम शुरू हो गया है। अब उम्मीद जताई जा रही है आज शाम तक यहाँ पर जो राहत बचाव कार्य पूरा हो जाएगा और आर्यन आज शाम तक बाहर आ सकता है। ऐसे में इसी उम्मीद के साथ कि आज तीसरे दिन यह जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफल होगा और आर्यन हम सबके बीच होगा। ऐसे में आर्यन आज शाम तक बाहर आ सकता है, जिस तरह की ये खुदाई का काम तेज गति से किया जा रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। आशीष हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त मौके से ही मौजूद हैं। आशीष, किस तरीके का अभी काम चल रहा है, जरा तस्वीरों के माध्यम से भी बताइएगा। अभी कितना गड्ढा खोद चुकी है ये फाइलिंग मशीन?
बिल्कुल आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो 3 दिन तक जो 2 प्रयास किए जा रहे थे, तो ये गड्ढा खोदा जा रहा था, इसका काम पूरी तरह रोक दिया है। यानी इस जो ऑप्शन है इसको पूरी तरह बंद कर दिया गया है। दूसरा जो एनडीआरएफ के जवान जो अपनी तकनीक के माध्यम से बोरवेल से बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, उसको भी लगभग बंद कर दिया गया है। अब एनडीआरएफ के जवान उस तकनीक पर काम नहीं कर रहे हैं, अब फाइलिंग मशीन पर काम कर रहे हैं। और ये जो आप फाइलिंग मशीन देख सकते हो कि मशीन आप बोरवेल से जस्ट पास में ही ये पूरा काम किया जा रहा है और 5 फीट की दूरी पर एक कुईनुमा बोरवेल है वो खोदा जा रहा है। कुईनुमा बोरवेल को 1 घंटे में करीब 20 फीट तक ये खोदा जाता है और इसके बाद में करीब दोपहर तक ये काम पूरा हो जाएगा इसकी खुदाई का। इसके बाद में लोहे के पाइप इसके अंदर लगेंगे, उसमें भी 1 से 2 घंटे का समय लगेगा और उसके बाद में टनल बनेगी, करीब 5 फीट की टनल बनेगी। 5 फीट की टनल जो ये कुईनुमा बोरवेल बनाया जा रहा है और जो इसमें आर्यन है, जो ये आप देख सकते हो ये आर्यन इसके अंदर फंसा हुआ है। ये 5 फीट की जो दूरी है इसकी टनल बनेगी। इसके लिए एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे और एनडीआरएफ के जवान अंदर जाकर टनल खोदने का काम करेंगे और उसके बाद में ये जो राहत बचाव कार्य पूरा हो सकता है। यानी यूँ कहा जा सकता है कि आज शाम तक जो राहत बचाव कार्य पूरा हो सकता है। उम्मीद है कि आज शाम तक आर्यन बोरवेल से बाहर आएगा। लेकिन आर्यन की स्थिति की हम बात करते हैं, जो कल की रात थी करीब 2:30 बजे आर्यन का मूवमेंट दिखा था, लेकिन कल दिन भर कोई मूवमेंट नहीं दिखा, आज रात भी कोई मूवमेंट नहीं दिखा। हो सकता है कि आर्यन अनकॉन्शियस स्थिति में हो, लेकिन जो सीसीटीवी में आर्यन का कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चा अनकॉन्शियस रहता है। ऐसे में जब आर्यन को बाहर निकाल दिया जाएगा तब ही कह पाएंगे कि आर्यन की स्थिति कैसी है। लेकिन वर्तमान में जिला प्रशासन की और पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जो एनडीआरएफ के जवान हैं उनके सभी की यही कोशिश है कि आर्यन को बाहर निकाला जाए और इसके लिए खुद आपदा मंत्री यहाँ पर मौजूद है और वो उनकी देखरेख में पूरा ये काम चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आज तीसरे दिन इस तीसरे विकल्प पर काम किया जा रहा है। तो तीसरा विकल्प सक्सेस होने की भी संभावना है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक ये बोरवेल हादसा है इसमें अपडेट मिलेगा और आर्यन आज शाम तक बाहर आ सकता है। जी ये तो साफ है कि अभी समय लगेगा, लेकिन अगर हम बात इस फाइलिंग मशीन की करें तो अभी तक क्या इससे पहले कोई बोरवेल का ऐसा कोई मामला सामने आया हो जहां पर फाइलिंग मशीन के द्वारा इस तरीके से खुदाई की गई हो और ये वाला रास्ता चुना गया हो और उससे सफलता मिली हो? बिल्कुल, गंगापुर सिटी या सवाई माधोपुर में कोई एक महिला बोरवेल में गिर गई थी और उसको निकालने के लिए काफी दिनों बाद उसकी डेड बॉडी को निकाला गया था। तो उस काम में इस फाइलिंग मशीन का उपयोग किया गया था और ये दूसरा मौका है जब बोरवेल हादसे में इस फाइलिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में पहले जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था उसमें ये फाइलिंग मशीन का उपयोग है वो सार्थक साबित हुआ था। इसी को देखते हुए अब वापस यहाँ पर जो फाइलिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है और संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक इस पूरे घटनाक्रम में कुछ अपडेट मिलेगा और आर्यन बाहर आ सकता है। लेकिन अभी दोपहर तक खुदाई होगी, उसके बाद में पाइप लगाने का काम होगा और उसके बाद में टनल बनाने का काम होगा। टनल काफी छोटी है, 5 फीट की है, लेकिन फिर भी करीब 2 घंटे का समय टनल बनाने में भी लग सकता है क्योंकि काफी धीमी गति से टनल को बनाया जाएगा क्योंकि मिट्टी जो 5 फीट की जो मिट्टी आएगी उसे बाहर भेजा जाएगा और वो मैनुअल बनेगी, टनल मैनुअल बनेगी। ऐसे में मैनुअल टनल बनेगी तो उसमें निश्चित रूप से समय लगेगा 2 से 3 घंटे का। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शाम को 7 बजे तक यहाँ पर जो काम है वो पूरा हो सकेगा और शाम तक जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा होने की पूरी संभावना है। अब यदि सब कुछ सही चलता रहा तो आज शाम तक आर्यन को बाहर निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि आज शाम तक ये सक्सेसफुल ऑपरेशन हो और आर्यन बाहर निकले, अपने परिवार वालों से मिले। लेकिन अभी माँ बाप का क्या कहना है? परिवार के किसी सदस्य से बात हो पाई है आशीष आपकी?
परिवार की बात करें तो परिवार क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका है, तो परिवार के जो लोग हैं वो एक तरीके से यूँ कहा जा सकता है कि सदमे में हैं, बोलने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है। उनकी माँ और पिता, छोटे छोटे जो भाई बहन है वो सभी परेशान हैं, और क्योंकि 2 से 3 दिन हो चुके हैं उन्होंने खाना तक नहीं खाया है। ऐसे में बहुत स्थिति को यूँ कहा जा सकता है कि उनकी भी हालत ऐसी है कि जैसे वो बेहोश हो रहे हों, और डॉक्टर उनको भी देख रहे हैं, उनका भी चेकअप कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक नन्ही सी जान इसमें फंसी हुई है। और वो बिल्कुल वर्तमान की स्थिति की बात करें तो अभी हम मिलकर आया हूँ मैं खुद उनसे, उनकी बोलने की बिल्कुल भी स्थिति नहीं है, क्योंकि वो उनकी आंखें काफी आंखों से आंसू भी सूख चुके हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन हो चुके हैं। बहुत परेशान उनके परिजन हैं, और उनको एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी आर्यन को बाहर निकाला जाए। और लगातार 3 दिन से खाना पीना नहीं होने के कारण उनकी भी जो हालत है वो बेहोशी की तरह है, और वो भी अनकॉन्शियस है। बिल्कुल आशीष, लेकिन जिस तरीके से ये बोरवेल हादसे हो रहे हैं, बहुत जरूरी है जिस तरीके से कल किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से भी कहा गया कि ऐसा कोई कानून लाया जाए जिससे ये हादसे रुक सके। बिल्कुल, कल किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे क्योंकि राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम था। राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वो सीधे कालीघाट गांव आए थे, और उन्होंने मांग उठाई थी कि राजस्थान में बोरवेल हादसों को लेकर एक कानून बनना चाहिए। कानून वास्तव में बनना भी चाहिए। मैं पिछले 15 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। 15 साल में दौसा में करीब 10 से 15 ऐसे हादसे हुए हैं। अनेक बच्चों की जान चली गई है। अनेक बच्चों को जब निकाला गया तो इसी तरह प्रशासन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद उन बच्चों को बाहर निकाला गया। उसके बावजूद भी जो बोरवेल है वो खुले रहते हैं। इस बोरवेल की बात करें तो ये बोरवेल करीब कई साल से खुला पड़ा था, यानी 3 से 4 साल से बोरवेल ओपन बोरवेल था, और के बोरवेल था। तो बिल्कुल आशीष, बड़ी लापरवाही है और इन लापरवाहियों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इन तस्वीरों को दिखाने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। महाराष्ट्र में ईवीएम से छेड़छाड़ करने और चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में फेरबदल करने का आरोप लगाते हुए शरद पवार गुट की एनसीपी, एससीपी समेत इंडिया फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। दिल्ली में मंगलवार की रात एक बैठक हुई जिसमें इंडिया फ्रंट के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह मौजूद थे। एनसीपी शरद चंद्र पवार से शरद पवार, सुप्रिया सुले और पार्टी सांसदों के साथ वो उम्मीदवार शामिल थे जो हाल ही में महाराष्ट्र के चुनाव में उतरे थे। बैठक में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे। बैठक में फैसला लिया गया कि ईवीएम और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर इंडिया फ्रंट शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा और सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी इस केस की वकालत करेंगे। ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन का नेता बनने की बात क्या कही, तमाम सियासी दल एक के बाद एक बयान देने लग गए और उनके बयान पर सहमति जताने लगे हैं। विपक्षी इंडिया ब्लॉक में लीडरशिप के मुद्दे को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व की इच्छा जताई थी, जिसके बाद कई नेताओं ने ममता का समर्थन किया। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी ममता के नाम का समर्थन कर दिया है। एसपी और शिवसेना उद्धव गुट ने भी ममता के नाम का समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने ममता को पश्चिम बंगाल तक सीमित नेता बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर घमासान जारी है। ममता और उनकी पार्टी टीएमसी की ओर से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व परिवर्तन की बात कही गई थी और अब ये चर्चा एक स्टेप आगे बढ़ती हुई दिख रही है। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस को अपना ईगो छोड़ना चाहिए। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर शिवसेना उद्धव गुट का झुकाव भी ममता बनर्जी की ओर दिखाई दे रहा है। उद्धव की पार्टी कह रही है कि अगर ममता बनर्जी को जिम्मेदारी मिली तो वो गठबंधन को और मजबूत करेंगी।
वहीं कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी बंगाल से बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने में असफल रही हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो भी स्टैंड होगा इंडिया अलायंस मिलकर निर्णय लेगी, पर ममता बनर्जी जी ने जो खुले दिल से उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि वो इंडिया अलायंस को लीड करने को तैयार हैं, वो एक महत्वपूर्ण सजेशन है। विश्व स्तर पर राहुल गांधी जी को जानते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर तो राहुल गांधी जी को जानते ही है। जितना ज्यादा हो सकता है विस्तार करके देख लिया, कुछ नहीं कर पाए। गठबंधन में नेतृत्व को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। लालू ने कहा कि गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। लालू ने कहा कि नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की वजह नहीं होगा, ममता को दो। कांग्रेस की वजह नहीं होगा, ममता को दो। वहीं राहुल गांधी को लेकर एसपी सांसद लालजी वर्मा का कहना है कि राहुल गांधी को कभी इंडिया गठबंधन का नेता चुना नहीं गया था। सभी दल के अपने अपने नेता हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन का नेता तो कांग्रेस के जो बैठकें हुई हैं उसमें कहीं राहुल गांधी को नहीं चुना गया। वहाँ पर जो नेता चुना गया था, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया था और मेरी जानकारी के अनुसार कोई नेता चुना नहीं गया था। इंडिया गठबंधन में मचे घमासान ने एनडीए को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमले का मौका दे दिया है। एनडीए और बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के बीच ही भरोसा खो रही है। कांग्रेस का जो विश्वास है वो भी अपने नेतृत्व से डिगा है, गांधी परिवार से डिगा है, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। आज जनता के द्वारा भी नकारा गया है और अब उनके सहयोगियों के द्वारा भी नकारा जा रहा है। ये कांग्रेस के जो अक्षम नेतृत्व है उसकी खीज यहाँ पर निकल रही है। इंडिया गठबंधन में ज्यादातर विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को गठबंधन का नेता मानने से इनकार कर दिया है। अब देखना ये है कि गठबंधन दल के नेता के तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ ममता बनर्जी को लेकर बन रही सहमति कांग्रेस को कितना बैकफुट पर लाती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस से बयान जारी किया गया और बताया गया है कि तय प्रक्रिया के तहत चुनाव के बाद महाराष्ट्र 288 विधानसभा सीटों के 1440 मतदान केंद्रों के वीवीपैट पर्चियों की गिनती की गई है और ईवीएम में पड़े वोटों के साथ इसका मिलान कराया गया है, जिसमें नतीजों में आए आंकड़े बिल्कुल सही पाए गए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। इसके लिए निर्वाचन आयोग के आदेश पर महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने रेंडमली हर एक विधानसभा क्षेत्र से 5 मतदान केंद्रों का चयन किया और संबंधित सीट के उम्मीदवारों के सामने इन मतदान केंद्रों के ईवीएम में आए नतीजों और वीवीपैट में आए नतीजों का मिलान किया गया, जो बिल्कुल सही पाए गए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी दलों ने मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए इसे चेयर की तौहीन करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल लगातार राज्यसभा लोकसभा में सभापति और अध्यक्ष का अपमान करते हैं। उन्होंने 60 सांसदों के साइन किए अविश्वास प्रस्ताव की निंदा की और कहा कि एनडीए के सांसद सभापति के साथ है। संसदीय परंपरा में लोकसभा और राज्यसभा का अध्यक्ष हम सबका गाइड होते हैं। हाउस का एक बहुत ही पवित्र स्थान का ध्यान में रखते हुए जो भी चेयर में बैठते हैं उसका निर्णय का पालन करना होता है। जब चेयर का ऑर्डर को आप पालन नहीं करेंगे फिर सदन ठीक से नहीं चल सकता है। हम्बुल परिवार से आते हैं, मैं भी मानता हूं, तो उनको उसी तरह से हम्बुल होना भी चाहिए। हाउस के अंदर भी हम्बुल होना चाहिए। लेकिन अगर वो एक तरफा फैसले लेंगे या निर्देश
देंगे तो जाहिर है कि विपक्ष को इस बात से तकलीफ है। तो फिर ये नौटंकी करने की जरूरत, जब खुद पता है कि ना मेरे पास नंबर है ना मेरे पास समय है 14 दिन का, तो ये नौटंकी करने की जरूरत क्या है? एक पूरे सत्र में विपक्ष ने नौटंकी के अलावा कुछ किया है? जिस तरह से बर्ताव हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से हो रहा है, इशारे हो रहे हैं, उसमें हम उनके बहुत श्रद्धा से हम नाम लेते थे और लेते हैं, क्योंकि बहुत प्रख्यात वकील है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि वो वकीली बीजेपी की वकीली ना करे, क्योंकि वो हमारे सबके वकील है। तो वहाँ पे बिल्कुल पार्टिसिपल होकर अगर वो काम करेंगे तो हम किसके पास न्याय मांगेंगे। जेल में बंद एसपी नेता आजम खान ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का आरोप लगाया। रामपुर के एसपी जिला अध्यक्ष अजय सागर के लेटर पैड पर आजम खान का संदेश जारी किया गया, जिसमें आजम खान ने रामपुर की बर्बादी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाया कि जब रामपुर में जुल्म हो रहा था तब क्यों नहीं ये मुद्दा उतनी मजबूती से संसद में उठाया गया जितना संभल का मुद्दा आज उठाया जा रहा है। इसके साथ ही आजम खान ने इंडिया गठबंधन पर मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करने का भी आरोप लगाया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जयपुर में इन्वेस्टमेंट समिट में पहुंचे थे। समिट को संबोधित करते हुए गडकरी ने सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर तंज कसा और कहा कि इनकी बैंड बजी हुई है। मैंने अभी टीवी पर एक लाइन चलते हुए देखी कि जयपुर में कहीं एक बस में 50 सवारी बिना टिकट के पकड़ी गई। ये जो बस आपने देखी, अभी बैठा था, अब अन्यथा मत लीजिए, मैं केवल पढ़ा हुआ बता रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं। कोई तो भी टीवी पर लाइन आई कि जयपुर में कोई तो भी बस पकड़ी गई जिसमें 50 लोग विदाउट टिकट पकड़े गए। तो मैं भी ट्रांसपोर्ट मेरे पास है, तो वैसे आपके यहाँ की स्थिति मालूम नहीं, पर बाकी राज्यों में जो राज्य सरकार का ट्रांसपोर्ट है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। विशेषता ये है कि हॉर्न छोड़कर सब बचता है उस बस में और कुछ जगह तो तब पर भी बैठते लोग, तो वो इन्हें एसी वगैरह लगाने की बजाय खुली हवा का आनंद लेते लोग। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने की तैयारी है और इसके लिए उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में दिल्ली अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके तहत 2 महीने तक विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इस अभियान के तहत दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान की जाएगी और नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले रुक नहीं रहे हैं। ढाका से बड़ी खबर आ रही है। वहां कट्टरपंथियों ने स्कॉन से जुड़े एक सदस्य के घर पर हमला बोल दिया है। पीड़ित ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर हमले की जानकारी दी है। वीडियो में स्कॉन के सदस्य रोते दिखाई दिए, उनका परिवार भी बेलख्ता दिखाई दिया। ये लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं और इससे एक रोज पहले भी कट्टरपंथियों ने उन पर हमला किया था, जिसका उन्होंने फेसबुक पर विरोध किया। विरोध के बाद कल फिर से स्कॉन से जुड़े सदस्य के घर उसको मारने के लिए पहुंचे।